Good morning, student. Today I am going to teach class 7 Geography chapter 6 Hydrosphere part 3 Tsunami. Tsunami are commonly known as the tidal waves. सुनामी को आमतौर पर हम ज्वारीय लहरों के रूप में जानते हैं. सुनामी इज अ जापानीज वर्ड मीनिंग हार्बर वेव. सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स. दे हैव हाउ एवर नथिंग टू डू विद द टाइडल्स और वेव्स. हालांकि उनका ज्वार या लहरों से कोई लेना देना नहीं है. सुनामी डज ट्रेवल लाइक अ वेव. सुनामी लहर की तरह यात्रा करती है. सुनामी इज हाउ एवर कॉज्ड बाई एन अर्थक्वेक ऑन द ओशियन फ्लोर. सुनामी हालांकि समुद्र तल पर भूकंप के कारण होती है. द वेव लेंथ स्पीड एंड हाइट ऑफ दीज वेव्स आर वेरी हाई. इन तरंगों की लंबाई, गति और ऊंचाई बहुत अधिक होती है. दे आर ऑफ्टन वेरी डिस्ट्रक्टिव इन शैलो ओशियन वाटर व्हेन दे स्ट्राइक द कोस्ट. यानी कि जब वे तटों से टकराते हैं तो उथले समुद्र के पानी में वे अक्सर बहुत ही विनाशकारी होते हैं. इन द ओपन सी द सुनामी वेव्स आर हाउएवर लॉस्ट इन द वास्ट एक्सपेंस ऑफ ओशियन वाटर. यानी कि हालांकि खुले समुद्र में सुनामी की लहरें समुद्र के पानी के विशाल विस्तार में खो जाती हैं. नेक्स्ट आपका है डिवास्टेटिंग सुनामी यानी कि विनाशकारी सुनामी. The earthquake on the ocean floor of the west coast of Sumatra in Indonesia triggered a series of devastating tsunami on December 26, 2004. यानी कि इंडोनेशिया में सुमात्रा के पश्चिम तट के समुद्र तल पर आए भूकंप ने 26 दिसंबर 2004 को विनाशकारी सुनामी की एक श्रृंखला शुरू की. The magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter स्केल. यानी कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.03 थी. दिस वेव्स डिड नॉट हैव अ सिंगल सोर्स. यानी कि इन तरंगों में एक भी लहर नहीं थी. दे हैड रीजन फ्रॉम द सी बेड डिस्प्लेसिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर. वे स्रोत मात्रा में पानी को विस्थापित करके समुद्र तल से ऊपर उठे. द सुनामी ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर हावर एंड रेडिएटेड आउटवर्ड कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 12,000 किलोमीटर रेडियस. सुनामी ने लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की और लगभग 1200 किलोमीटर की दायरे की दूरी तय करते हुए बाहर की ओर निकल गई. यू कैन इमेजिन द जियोग्राफिक एरिया कवर्ड बाय दिस वेव. यानी कि आप इन तरंगों से आच्छादित भौगोलिक क्षेत्र की कल्पना कर सकते हैं. दे रोज टू सेवरल मीटर्स हाई नियर द कोस्ट. यानी कि ये तट के निकट कई मीटर ऊंचा उठा. द वेव्स टच द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका बट दे वर ऑब्जर्व एज फार अवे मैक्सिको, चिली ईटीसी. यानी कि लहरों ने पूर्वी अफ्रीका के तटों को छुआ लेकिन उन्हें मैक्सिको, चिली आदि के रूप में दूर देखा गया. दे आल्सो रेट द लेवल ऑफ सी बेड एंड कॉन्स्टेंटली मीन सी लेवल बाई अबाउट 0.01 सेंटीमीटर. यानी कि उन्होंने समुद्र के स्तर के ऊपर उठा दिया और परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर लगभग 0.01 सेंटीमीटर बढ़ा दिया. इट वॉज ऑन दिस अकाउंट दैट इंदिरा पॉइंट, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वॉज सबमर्ज अंडर सी लेवल. यानी कि इसी वजह से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट समुद्र के पानी में डूबा हुआ था. द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस वेव वाज इनरोमस. यानी कि इन लहरों से हुई तबाही बहुत बड़ी थी. ओवर 3 लाख पीपुल वर किल्ड इन इंडोनेशिया. यानी कि 3 लाख से अधिक लोग इंडोनेशिया में मारे गए. एंड 10,000 इन इंडिया और 10,000 हमारे भारत में. एंड रेस्ट इन 9 अदर कंट्रीज और हमारे कुछ 9 अन्य देशों के लोग थे. प्रॉपर्टी वर्थ बिलियन ऑफ रुपीज वाज डिस्ट्रॉयड एंड ग्रेट हार्म वाज कॉज्ड टू द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ मेनी आइसलैंड एंड सी कोस्ट इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई और अंडमान सहित कई द्वीपों और समुद्री तटों के भौतिक वातावरण को बहुत नुकसान हुआ.
Tides. The sea water rises and falls twice daily and almost regular interval in response to the gravitational pull of the moon and the sun. यानी कि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के जवाब में समुद्र का पानी लगभग नियमित अंतराल पर दिन में 2 बार ऊपर और नीचे गिरता है. दिस पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर इज टर्म एज टाइड. यानी कि समुद्र के पानी की इस आवधिक वृद्धि और गिरावट को ज्वार कहा जाता है. नंबर फर्स्ट है द टाइड्स ऑकर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून. यानी कि ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है. नंबर सेकेंड है द राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन इज आल्सो टर्म एज ए हाई टाइड्स एंड लो टाइड रेस्पेक्टिवली. यानी कि समुद्र के उत्थान और पतन को क्रमशः उच्च ज्वार और निम्न ज्वार भी कहा जाता है. The rise of the sea water is called high tides and falling of water is called low tide. यानी कि समुद्र के पानी के ऊपर उठने को हम हाई टाइड बोलते हैं और पानी के गिरने की क्रिया को हम लो टाइड कहते हैं. स्प्रिंग टाइड ऑकर ट्वाइस अ मंथ व्हेन सन मून एंड अर्थ आर इज इन अ स्ट्रेट लाइन रिलेटेड टू ईच अदर. यानी कि बसंत ज्वार महीने में 2 बार आता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के सापेक्ष एक सीधी रेखा में होते हैं. दिस हैपन ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून. यह पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान होता है. अ पीरियड ऑफ मॉडरेट टाइड्स व्हेन द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर इज कॉल्ड अ नीप टाइड. यानी कि मध्यम ज्वार की अवधि जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो इसे नीप ज्वार कहा जाता है. इट ऑकर 7 days आफ्टर अ स्प्रिंग टाइड. यानी कि यह वसंत ज्वार के 7 दिन के बाद होता है. दिस टाइड्स ऑकर ट्वाइस अ मंथ एट द फर्स्ट क्वार्टर एंड द लास्ट क्वार्टर. यानी कि ये ज्वार समुद्र में These tides occur twice a month at the first quarter and the last quarter. यानी कि ये ज्वार महीने में 2 बार पहली तिमाही और आखिरी तिमाही में आते हैं. डू यू नो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड. यानी कि ज्वार का महत्व क्या होता है. नंबर फर्स्ट है टाइड्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ज्वार का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है. इन फ्रांस रसिया एंड चाइना देयर आर बिग पावर स्टेशन विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टाइड्स. यानी कि फ्रांस रूस और चीन में बड़े बिजली घर हैं जो ज्वार से बिजली पैदा करते हैं. इंडिया हैज़ आल्सो मेड सम सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन. यानी कि भारत ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति की है. नंबर सेकेंड है टाइड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर नेविगेशन. यानी कि नेविगेशन के लिए ज्वार बहुत ही महत्वपूर्ण है. दे इनेबल बिग शिप्स टू इंटर और सेल आउट द हार्बर. यानी कि वे बड़े जहाज़ों और बंदरगाहों में प्रवेश करने या बाहर निकलने में सक्षम बनाते हैं. हुगली part in Kolkata is a good example of utilization of tidal water for flushing the part as well as facilitating entry and departure of sea. यानी कि जो कोलकाता में हुगली बंदरगाह को फ्लश करने के साथ साथ जहाज़ों में प्रवेश और प्रस्थान की सुविधा के लिए ज्वारीय पानी के उपयोग का एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है. ओशियन करेंट यानी कि सागर की लहरें. नंबर फर्स्ट है द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन इज टर्म एज ओशियन करेंट. यानी कि समुद्र के पानी की एक समान दिशा में गति को हम महासागरीय धाराएं कहते हैं. नंबर सेकेंड है द ओशन करेंट कैन बी कोल्ड ऑन वार्म. यानी कि महासागरीय धारा क्षेत्र में तापमान की यानी कि वो क्या हो सकती है. द ओशन करेंट कैन बी कोल्ड आर वार्म. जो ओशन करेंट होती है वो कोल्ड हो सकती है फिर आपकी वार्म हो सकती है. द ओशन करेंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया. यानी कि महासागरीय धारा क्षेत्र की तापमान स्थितियों को प्रभावित करती है. नंबर 4 है वार्म करेंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस.
वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सर्विस, यानी कि गर्म धाराएं भूमि की सतह पर गर्म तापमान लाती हैं। नेक्स्ट है द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वे दुनिया का सबसे अच्छा मछली पकड़ने का मैदान पैदा करती हैं। द वार्म करंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एरिया लेइंग नियर द इक्वेटर वाइल द कोल्ड करंट्स ओरिजिनेट्स नियर द पोल्स एंड फ्लो टुवार्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन्स, यानी कि गर्म धारा भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों से निकलती है जबकि ठंडी धारा ध्रुवों के पास से निकलती है और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर बाहर बहती हैं। फॉलोइंग टेबल शो द मेजर कोल्ड एंड वार्म करंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कुछ निम्नलिखित तालिका विश्व की प्रमुख ठंडी और गर्म धाराओं को दर्शाती है। मेजर कोल्ड करंट यानी कि प्रमुख शीत धारा है। मेजर वार्म करंट यानी कि प्रमुख गर्म धारा है। नंबर फर्स्ट है कोल्ड वाले में वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, यानी कि पश्चिमी हवा का बहाव। सेकेंड है आपका बेंगोला करंट, बेंगोला करंट भी आपकी कोल्ड करंट है। कैनरी करंट ये भी आपकी कोल्ड है। कैलिफोर्निया करंट कोल्ड के अंतर्गत आता है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा आपकी कोल्ड होती है। ओयाशियो करंट भी आपकी कोल्ड करंट है। लेब्राडोर करंट भी आपकी कोल्ड करंट है। और हमबोल्ट धारा जो होती है पेरू, यानी कि भी आपकी शीत करंट है। कुछ वार्म करंट हमारे हैं नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, यानी कि उत्तर और दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा ये आपकी गर्म है। गल्फ स्ट्रीम की भी धारा जो होती है क्या होती है गर्म होती है। अलास्का करंट भी आपकी गर्म है। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट यानी कि उत्तरीय प्रशांत बहाव जो होता है ये भी आपका गर्म है। कुरोशियो करंट गर्म है। ब्राज़ीलियन करंट गर्म धारा है। ओग्लास करंट भी आपकी गर्म है। और मोजाम्बिक करंट भी आपकी वार्म करंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन एंड देयर मूवमेंट, यानी कि महासागरों और उनके मूवमेंट का क्या महत्व होता है। तो नंबर फर्स्ट है ओशन और द मेन सोर्स ऑफ वाटर वेपर, यानी कि महासागर जलवाष्प का मुख्य स्रोत है। नंबर सेकेंड है ओशन प्रोवाइड अस ए ह्यूज वैरायटी ऑफ मिनरल्स, यानी कि महासागर हमें खनिज की एक विशाल विविधता प्रदान करते हैं। थर्ड है दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, यानी कि वे परिवहन सुविधाएं प्रदान करते हैं। फोर्थ आपका है दे आर होम टू मैनी मैमल्स रेप्टाइल्स एंड मैरिन प्लांट्स, यानी कि वे कई स्तनधारियों सरीसृपों और समुद्री पौधों के घर हैं। ओशन प्रोवाइड नेचुरल लिंक्स बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स, यानी कि महासागर महाद्वीपों के बीच प्राकृतिक संपर्क स्थापित करते हैं। ओशन वेव्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ओशन वेव्स का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी करते हैं। द मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लेक्टोन्स, यानी कि गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने से प्लवक का विकास होता है। प्लेक्टोन इज अ टिनी फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ दैट सर्व्स एज फूड फॉर फिश, यानी कि एक जो प्लेक्टोन होता है पौधे और पशु जीवन का एक छोटा रूप है जो मछली के लिए भोजन के रूप में कार्य करता है। ओशियन करंट आल्सो हेल्प इन मैरिटाइम ट्रेड, यानी कि महासागरीय धाराएं समुद्री व्यापार में भी मदद करती हैं। ओके, थैंक यू। आज यह चैप्टर आपका फिनिश हुआ।